हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में बुक के माध्यम से विस्तार से जानेंगे इसके कारण, लक्षण, लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, ठीक है, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षण ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग सुनकर चीज़ों को सीख लेते हैं तो कुछ देखकर अच्छे से सीखते हैं। सामान्यतः व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप ही शिक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शन करता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो क्षमता के बावजूद शिक्षण क्षेत्र में पिछड़ापन दिखलाते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो प्रत्येक बच्चा होता है, हर बच्चा अपने अपने तरीके से चीज़ें सीखता है। जैसे कोई बच्चा देखकर सीख लेता है, कोई उसका अनुकरण मतलब रिपीटेशन करके, जैसे सामने वाला कर रहा है वैसे ही कुछ करके सीख लेता है, जैसे ठीक है। कुछ बच्चे खुद उसमें इन्वॉल्व होकर पार्टिसिपेट करके सीखते हैं। तो हर बच्चे का ना तरीका सीखने का अलग अलग होता है, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़ापन दिखलाते हैं। तो इसका मुख्य कारण शिक्षण में निहित प्रक्रियाओं जैसे सुनना, सोचना, चिंतन करना, प्रत्यक्ष करना, स्मृति आदि में त्रुटियां होती हैं, जो इसका मुख्य कारण है। मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी का जो मुख्य कारण क्या बताया गया, जो निहित प्रक्रियाएं जो कौन कौन सी है, सुनना भी हो सकती है, सोचना, चिंतन करना, प्रत्यक्ष करना, स्मृति आदि में त्रुटियां होती है, मतलब कमी पाई जाती है। इस स्थिति के अधिगम अक्षमता कहा जाता है। मतलब इस स्थिति को अधिगम अक्षमता कहा जाता है। किसको? इन सारी त्रुटियों जो हो सकती है, स्मृति करना, प्रत्यक्ष करना, चिंतन करना, इन स्थिति को क्या कहा जाता है? अधिगम अक्षमता कहा जाता है। ऐसे बच्चे देखने में पूर्णतः सामान्य होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता भी सामान्य होती है, लेकिन इसके बावजूद उनके शिक्षण संबंधी कार्य तथा स्मरण में त्रुटियां देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे बच्चे देखने में पूर्णतः सामान्य होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता भी सामान्य होती है। हम लर्निंग डिसेबिलिटी को हम ये नहीं कह सकते कि उसकी बौद्धिक क्षमता कम है, उनकी सामान्य होती है। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है उनमें? शिक्षण संबंधी कार्यों में स्मरण में त्रुटियां होती हैं, मतलब कोई चीज़ याद करने में भी समस्या होती है। इनमें शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित कठिनाइयाँ जैसे नकल करना, लेखन कला, गणितीय सामर्थ्य को समझना, लिखने से संबंधित कठिनाइयाँ, पठन संबंधी समस्याएं तथा भाषा एवं स्वर में उतार चढ़ाव से संबंधित कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। जितने भी पढ़ने से संबंधित हैं, जैसे यहाँ पर भाषा संबंधी जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रस्त बालक होगा, उसमें क्या नकल करने में भी दिक्कत होगी, लेखन में भी। ये हम सबको पता है कि राइटिंग हो गया, मैथ का काम होगा, मैथ्स वर्क में, ठीक है, इसमें सब में उनको प्रॉब्लम होती है। वर्ड्स को, शब्दों को उल्टा सीधा लिखना, उल्टा पढ़ना, ठीक है, कुछ शब्दों को मिस कर देना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम सब जानते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बौद्धिक योग्यता में कमी के कारण शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़ेपन का लक्षण दिखलाते हैं। ये बौद्धिक योग्यता में कमी होने के कारण क्या करते हैं, वो शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ापन का लक्षण दिखलाते हैं। ऐसे बच्चों को मंद शैक्षिक कहा जाता है। जिनकी बौद्धिक योग्यता में कमी होती है उन बच्चों को क्या कहा जाता है? मंद शैक्षिक, यानी स्लो लर्नर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लो लर्नर। जॉनसन एम मोरस्काई के अनुसार देखा जाए तो शिक्षण अक्षमता के संबंध में पहला विस्तृत अध्ययन मॉर्गन के कार्यों में मिलता है। अब देखिए, पहला अध्ययन अगर शिक्षण अक्षमता के मामले में देखा जाए तो किसने किया है? किसने किया है? ये आपका मॉर्गन ने। किसने किया? मॉर्गन ने 1896 में। इन्होंने इसे दृष्टिहीनता के नाम से भी पुकारा है। इसी प्रकार सैमुअल ऑटन तथा बिर्क ने प्रमस्तिष्कीय प्रभुत्व का शिक्षण के ऊपर प्रभाव का वर्णन किया है एवं मानसिक मंदता के क्षेत्र में अध्ययन कर अधिगम अक्षमता के क्षेत्र को विकसित करने में सहयोग किया है। सन 1967 में जॉनसन तथा माइकल बस ने ऐसे बच्चों में पाए जाने वाले स्नायु संबंधी दोषों का वर्णन किया। इस क्षेत्र में 1962 तक विकास काफ़ी धीमी गति से हुआ। पहली बार 1962 ईस्वी में किर्क ने इसकी एक विरोधी परिभाषा दी। देखिए, अगर लर्निंग डिसेबिलिटी का यही पूछा था, लर्निंग डिसेबिलिटी को किसने दिया? किर्क ने ही दिया है, ठीक है। इन्होंने इसे अधिगम क्षमता के नाम से पुकारा। किसने पुकारा? किर्क ने। अगर पूछा अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी नेम जो दिया, किसने दिया है? किर्क ने दिया। इस कदम से व्यावसायिक कार्यकर्ता के बीच उन्हें काफ़ी लोकप्रियता एवं समर्थन मिला तथा ऐसे बच्चे के लिए संगठन बनाए गए। यदि कुछ परिभाषाएं दे रखी, चलिए पढ़ लेते हैं इसे। सन 1968 में ऐसे नेशनल एडवाइजरी कमेटी
ऑन हैंडीकैप चिल्ड्रन ने इसे परिभाषित किया और अब यही परिभाषा विश्व के सभी भागों में उपयोग की जा रही है। अधिगम क्षमता की परिभाषित करने का प्रयास समय समय पर विषय विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार से किया है, जिसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं का वर्णन क्रमशः दिया जा रहा है। देखिए, DSM चतुर्थ 1994 के अनुसार यदि कोई बच्चा अथवा व्यक्ति नियमित शिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं होता है, जबकि उसकी बौद्धिक क्षमता कम नहीं होती है, वह सामाजिक रूप से वंचित नहीं है एवं किसी प्रकार की दैहिक तंत्रिकीय दुष्क्रिया का स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता है, तो उसे अधिगम क्षमता व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। यहाँ पर ये बताया गया है, देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है अगर कोई जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वो आपको देखिए, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो ऐसे पता नहीं चलती, डायरेक्ट देखने से पता है, क्योंकि वो सोशली इंटरेक्ट करेगा, बच्चा समाज में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सामाजिक रूप से वंचित नहीं होगा, वो समाज में घुल मिल कर रहेगा। ठीक है, उसकी बौद्धिक क्षमता भी कम नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है कि उसकी बौद्धिक क्षमता कम होगी। लेकिन ये जब पता चलता है उसकी जब इसका शैक्षिक क्रिया स्टार्ट होती है ना, शैक्षिक प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जब स्कूल जाने लगता तब उसकी ये लर्निंग डिसेबिलिटी का पता चलने लगता है। ठीक है, बच्चा पढ़ नहीं पाता सही से, लिख नहीं पाता, तो तब पता चलता है। नेक्स्ट परिभाषा, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन हैंडीकैप चिल्ड्रन 1986 के अनुसार अधिगम क्षमता वाले बच्चे लिखने एवं बोलने संबंधी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के एक या अधिक पहलुओं में विकृति प्रदर्शित करते हैं। इस विकृति का प्रदर्शन सुनना, चिंतन, बातचीत करना, पढ़ना, लेखन कौशल, शब्द विन्यास एवं गणितीय कौशल में क्षीणता के रूप में होता है। इसके अंतर्गत कुछ स्थितियां भी जुड़ी रहती हैं, जैसे प्रत्यक्षणात्मक समस्याएं, मस्तिष्कीय चोट, सीमांत मस्तिष्कीय विकृति, विकासात्मक भाषा दोष इत्यादि। इसके अंतर्गत संवेदी अंगों में अक्षमता, मानसिक मंदता, शारीरिक अक्षमता, संवेगात्मक विकास एवं वातावरणीय पिछड़ेपन के कारण उत्पन्न शैक्षणिक समस्याओं को निहित सम्मिलित किया जाता है। इस पूरी परिभाषा में ना लर्निंग डिसेबिलिटी क्लियर हो जाती है। देखो, इस विकृति में क्या क्या होता है, सुनने की प्रॉब्लम होती है, चिंतन करने का, बातचीत करने में, पढ़ना लिखना कौशल, शब्द आदि गणितीय कौशल, ये सभी में कुछ कमी पाई जाती है। ठीक है, और जो इसकी स्थितियाँ वो क्या बताई गई हैं यहाँ पर, मस्तिष्क चोट भी बताई है, मस्तिष्क में चोट लगने के कारण भी हो सकती है। ठीक है, विकासात्मक भाषा दोष के कारण भी हो सकती है। इस तरीके से इसकी स्थितियाँ बताई गई हैं। ओके, एक परिभाषा और देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो। नेशनल ज्वाइंट कमेटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटी USA के अनुसार अधिगम विकृति एक सामान्य पहलू है जो विभिन्न प्रकार की विकृति के समूह को इंगित करता है। कितने विभिन्न प्रकार की विकृतियों को, लेखन हो गया, राइट, ठीक है, पठन हो गया, तथा स्पष्ट रूप से सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तार्किकता, गणितीय क्षमता में कमी एवं उपयोग करने की कठिनाई के रूप में प्रकट होता है। यह विकृति स्वाभाविक रूप से व्यक्ति में केंद्रित स्नायु तंत्र की गड़बड़ी का परिणाम होता है और यह कमी जीवन पर्यंत कभी भी हो सकती है। जीवन पर्यंत कभी भी हो सकती है, मतलब कभी भी किसी भी एज में हो सकती है। और क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित है और जीवन की कभी भी स्थिति किसी भी स्टेज में हो सकता है। व्यक्ति में अधिगम विकृति के साथ स्वतः नियंत्रण व्यवहारों, सामाजिक प्रत्यक्षण एवं सामाजिक अंतक्रिया में समस्या भी हो सकती है, परंतु इनका अधिगम विकृति में कोई योगदान नहीं होता। यहाँ पर बताया, देखो, सामाजिक अंतक्रिया भी हो सकती है लेकिन अधिगम विकृति में कोई योगदान नहीं होता। यद्यपि अधिगम विकृति अन्य अक्षमता के साथ भी हो सकती है एवं बाह्य रूप से प्रभावित कर सकती है, अतः अधिगम विकृति किसी अक्षमता के परिणाम स्वरूप या प्रभाव का परिणाम नहीं होता। मतलब जरूरी नहीं है अधिगम क्षमता किसी विकृति के कारण ही हो। अगर बताया ना आपको, जैसे बालक को आप देखकर बता नहीं सकते कि आप ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, एकदम परफेक्ट होगा बच्चा, सबके साथ खेलेगा भी, कूदेगा भी, लेकिन ये बताया गया देखो सामाजिक अंतर्क्रिया में समस्या भी हो सकती है। ये सबके साथ नहीं हो सकता, कुछ कुछ होता है, किसी के व्यवहार में प्रॉब्लम, कोई बच्चा शांत रहता है, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है, लेकिन सब में नहीं होगा। आप एक बच्चे को नहीं बता सकते देख के कि इसे लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर लाइन में अधिगम विकृति किसी अक्षमता के परिणाम स्वरूप प्रभाव का परिणाम नहीं है। मतलब किसी अक्षमता के कारण या किसी भी अक्षमता के प्रभाव के कारण जो नहीं, उसी के कारण लर्निंग डिसेबिलिटी हो, ये नॉर्मल है। अब जानते हैं इसकी व्यापकता दर। अधिगम क्षमता पर हुए विभिन्न अध्ययनों के अनुसार सामान्य जनसंख्या में अधिगम अक्षम बच्चों का प्रतिशत 5 से 10% है। ये गया है जो सामान्य अध्ययन किए गए हैं उसके अनुसार जो जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 5 से 10%। फ्रेंड्स, ये ना थोड़ा पुराना डाटा है लेकिन हम इससे थोड़ा समझ सकते हैं।
DSM-4 के अनुसार यूएस में पठन कौशल विकृति तथा गणितीय कौशल विकृति का वितरण क्रमशः 4% तथा 1% है। यहाँ पर पठन कौशल और गणित कौशल विकृति का बताया गया कि जो पठन कौशल है वो 4% है, गणित कौशल विकृति है वो कितनी पर 1% है। ये व्यापकता विद्यालय के बच्चों की जनसंख्या पर आधारित है। भाषा विकृति का वितरण 2 से 5% तक है। मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, वो किस पर डिपेंड करती है? विद्यालय के बच्चों की जनसंख्या पर ना। जैसे कि हमें जानते हैं जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है तब हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं। भारत में लगभग 12.59 लाख विद्यालय जाने वाले बच्चे इससे पीड़ित हैं। ये पुराना डाटा है, लेकिन कितने 12.59 लाख विद्यालय जाने वाले बच्चे इससे पीड़ित हैं। स्मिथ के अनुसार आज भी विद्यालय में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी अभी तक शिक्षण अधिगम अक्षमता की पहचान नहीं की जा सकी है। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, स्कूलों में भी जो बच्चे जाते हैं काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती या फिर कुछ पता नहीं होता तो उनको पहचान भी नहीं पाते। मतलब अक्षम पहचाना ही नहीं गया कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। अनुमान है कि लगभग 10% बच्चे शिक्षण अक्षमता से ग्रसित है, जबकि इसमें से 4.5% बच्चे तीव्र अधिगम अक्षमता से ग्रसित है। ये अंतर मुख्य रूप से चिकित्सकीय परिपक्वता, सामाजिक एवं मस्तिष्क संरचना तथा कार्यों में अंतर के कारण होता है। भारत में इसकी व्यापकता दर के संबंध में कोई स्पष्ट सांख्यिकीय आंकड़ा प्राप्त नहीं है। बताया गया भारत में स्पष्ट सांख्यिकीय आंकड़ा प्राप्त नहीं है। कहा जाता है कि स्कूल में ना बहुत बच्चे लर्निंग डिसेबल होते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। जैसे बताया ना, पेरेंट्स बोलते हैं मोटे दिमाग के, इसे तो कुछ याद ही नहीं होता, इसे तो कितना ही पढ़ा लो, इसे तो कुछ होता है होगा ही नहीं। इस वजह से कुछ सही आंकड़ा पता ही नहीं चलता। अधिगम क्षमता के वर्गीकरण की कसौटी, अब जानते हैं कि इसकी क्या क्या कसौटी है, मतलब किस किस चीज़ की क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे हमें पता चले लर्निंग डिसेबिलिटी है या किन किन आधारों पर हम ये कह सकते हैं या किन किन आधारों को लेकर नहीं कह सकते कि इसे लर्निंग डिसेबिलिटी है और लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। पहला, अपवर्जन कसौटी। किसी बच्चे के अधिगम अक्षमता की विकृति से संबोधित करने के लिए आवश्यक है कि उसके शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण मानसिक मंदता, मस्तिष्क की विकृति अथवा चोट संवेदनात्मक विकृति तथा सामाजिक पिछड़ापन नहीं होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि किसी अगर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी बोलनी है तो उसको क्या होनी चाहिए? मानसिक मंदता नहीं होनी चाहिए, मस्तिष्क की विकृति अथवा चोट संवेदनात्मक विकृति तथा सामाजिक पिछड़ापन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जरूरी नहीं है उसका सामाजिक पिछड़ापन है या उसके मस्तिष्क की चोट या मानसिक मंदता। तो मानसिक मंदता वाले बच्चों को ये बोल सकते हैं हम कि वो लर्निंग डिसेबल है ना, कि उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है। अंतर की कसौटी। अंतर की कसौटी अधिगम क्षमता की दूसरी प्रमुख कसौटी है। इसके अनुसार बच्चे की बौद्धिक क्षमता एवं उसके शैक्षणिक निष्पादन के बीच इतना अंतर होना चाहिए कि हस्तक्षेप या चिकित्सा की आवश्यकता पड़े। निदान के लिए अंतर 2 कक्षाओं के स्तर का होना माना चाहिए। मतलब उसकी बौद्धिक क्षमता शैक्षणिक निष्पादन इतना होना चाहिए कि उसमें ना हस्तक्षेप इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े, उसमें चिकित्सा हो, मतलब रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़े, ठीक है, इंटरवेंशन किया जा सके, फिर उसके बाद निदान भी किया जा सके। उसमें निदान करने के लिए भी 2 कक्षाओं का अंतर होना चाहिए। क्षमता भाव की कसौटी। ऐसे बच्चों में शिक्षण प्रक्रिया में निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में त्रुटि का लक्षण होना चाहिए जिससे उनमें क्षमता का अभाव प्रदर्शित होता है। मतलब ऐसे बच्चों में ऐसी त्रुटियां, ऐसी कमियां होनी चाहिए जिसमें उनकी क्षमता का अभाव प्रकट हो कि इसमें क्षमता नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। उन बच्चों को हम लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से बोला जा सकता है कि हाँ भाई इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है। चलो अब जानते हैं अधिगम क्षमता के सामान्य लक्षण क्या हैं। लक्षण बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार लक्षण भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये जो चैप्टर है ये तो सभी के लिए, चाहे CTET हो, चाहे DSB हो, KVS हो, सबके लिए है। अधिगम क्षमता से ग्रसित बच्चों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, चाहे वे लिखने से संबंधित हो, पढ़ने से संबंधित हो अथवा गणित कौशल से। ऐसे बच्चों में प्राय निम्नलिखित प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं। पहला, बच्चे की अंतःशक्ति या क्षमता एवं उसकी उपलब्धि के बीच गंभीर अंतर होता है। बच्चे की अंतःशक्ति और उसकी जो क्षमता है ना और जो इसकी उपलब्धि के बीच क्या होता है? गंभीर अंतर होता है। जैसे देखा जाता है 4 साल का बच्चा है, सामान्य बच्चों में भी अंतर पाया जाता है। अगर जैसे सामान्य बच्चा है 5 साल में अगर वो अच्छे से लिख लेता है, हिंदी पढ़ लेता है, और उसी के बराबर कोई सामान्य बच्चा, दूसरा बच्चा है जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी, वो नहीं पढ़ पा रहा, लिख भी नहीं पा रहा, शब्दों को उल्टा उल्टा कर रहा है, तो ये अंतर होता है। बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धि निम्न स्तर की होती है, बहुत कम होती है।
निष्पादन के विभिन्न क्षेत्र में काफ़ी अंतर पाया जाता है। ऐसे बच्चे अपने सामान्य बौद्धिक क्षमता, अंतःशक्ति या उच्च शिक्षण के माध्यम के बावजूद शैक्षणिक पिछड़ेपन के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। कह रहे ऐसे बच्चे जो सामान्य बौद्धिक क्षमता होती है, अंतःशक्ति और उच्च शिक्षण के माध्यम के बावजूद, मतलब उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छे से शिक्षित किया जा रहा है, उसके बावजूद भी उनमें क्या होता है, शैक्षणिक पिछड़ापन पाया जाता है। इन बच्चों में मुख्यतः शैक्षणिक कौशलों एवं निष्पादन से संबंधित जो कमियां दिखलाई देती है वह मानसिक मंदता, किसी स्नायु तंत्र की विकृति, सामाजिक पिछड़ापन इत्यादि का परिणाम नहीं होता है। ये कह रहे हैं जरूरी नहीं है जो भी इसमें जो शैक्षिक संबंधित कमियां पाई जा रही है, जरूरी नहीं मानसिक मंदता के कारण ही हो या स्नायु तंत्र का कारण ही हो या सामाजिक पिछड़ेपन के कारण ही हो, और रीज़न भी हो सकते हैं। और जैसे हमें बताया कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ये डिसेबिलिटी, ठीक है। इसके लक्षण का आगमन प्राय बाल्यावस्था या शैशवावस्था में होता है, लेकिन इसकी पहचान तभी हो पाती है जब बच्चा विद्यालय जाने योग्य हो जाता है। देखा, मैंने कहा था आपको कि जो इसका आगमन होता है दिखाई आता है कब होता है, बाल्यावस्था और शैशवावस्था में दिखाई देता है, ठीक है। और बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो स्कूल जब जाता है तभी पता, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तभी तो जान पाएंगे ना उसे क्या है, लिखने से प्रॉब्लम है, पढ़ने से प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन से प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें दृश्य प्रत्यक्षीकरण में कमी पाई जाती है तथा श्रवण प्रत्यक्षीकरण में भी समस्याएं पाई जाती है, ठीक है। दृश्य प्रत्यक्षीकरण में जैसे शब्दों को उल्टा सीधा पढ़ना, जैसे बी को डी पढ़ देना, डी को बी पढ़ देना, लिखने में कमी, ठीक है, इस प्रकार की। संगठन में एकत्रीकरण के कौशलों में कमी के साथ साथ तार्किक क्षमता में कमी पाई जाती है, तर्क करने की क्षमता भी कम होती है इन बच्चों में। क्लीमेट्स ने ऐसे बच्चों की कुछ खास विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार ऐसे बच्चों में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है, जैसे अति चंचलता, प्रत्यक्षात्मकता, गामक क्षीणता, संवेगात्मकता, अस्थिरता, ध्यान संबंधी दोष, आवेगशीलता, चिंतन, स्मरण संबंधी दोष, विशेष शैक्षणिक अक्षमता तथा वाणी एवं भाषा संबंधी दोष इत्यादि पाए जाते हैं। इसी प्रकार एरियल अधिगम अक्षमता पर अध्ययन के उपरांत ऐसे बच्चों में संबंधित निम्नलिखित लक्षणों का, देखो एरियल ने भी बताया कुछ लक्षण इससे, देखो अवधान तथा एकाग्रता में कमी पाई जाती है। अवधान मतलब ध्यान में, ठीक है, इनमें क्या पाई जाती है, ध्यान नहीं लगा पाते सही से, ठीक, एकाग्र नहीं हो पाता उनका मन, ध्यान। सामाजिक समायोजन में समस्या होती है, मतलब समाज में समायोजन हर बच्चे के साथ नहीं होगी, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, उसके कि जरूर नहीं है, अगर समाज के साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। हमने लास्ट में पॉइंट में पढ़े, सहनशीलता जैसे व्यवहारों में कमी पाई जाती है, आवेग पर नियंत्रण करने की क्षमता कमजोर होती है, ठीक है। ऐसे बच्चों की प्रत्यक्षीकरण में समस्या होती है, आवेग पर नियंत्रण करने की क्षमता मतलब जैसे इमोशंस हो या कुछ भी हो, उनका मतलब जल्दी से कर नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। इनमें वाणी एवं भाषा विकास भी धीमा हो सकता है, इनका जो भाषा विकास है वो धीरे धीरे होता है। इनमें कभी कभी अति चंचलता अथवा गतिहीनता देखने को मिलती है। इनमें आत्मसम्मान की भी कमी पाई जाती है। उपरोक्त के साथ साथ मुख्यतः लिखने पढ़ने तथा गणित की समस्या भी पाई जाती है, सारी है इसी पर, मतलब एरियल के अनुसार दी गई है, ठीक है। अब देखो ये बोला गया इसमें, इनमें वाणी एवं भाषा विकास भी धीमा हो सकता है, मतलब हर बच्चे में नहीं है, मतलब यह सभी मतलब जो लक्षण है ऐसे भी पाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे के जो विकार है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारा पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।